हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 19 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 20 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर आपने पिछले 19 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 20 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये मॉडल पेपर है वो दोस्तों 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में है। कुल 6 भागों के माध्यम से ये अपन 150 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग के अंदर अपन राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न है वो इधर उधर नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। और दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्लास है वो भी शुरू कर दी गई है, तो उनको भी जरूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा उनका। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों, एक तरफ चोटियां है, दूसरी तरफ ऊंचाई मीटर में है। देखिए, रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो दोस्तों 1055 मीटर है। और दोस्तों कहाँ पर है ये, तो ये सीकर जिले में है। शेर शेर पर्वत चोटी है, ये दोस्तों सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। डोरा पर्वत है, ये दोस्तों जालोर में है और 869 मीटर है वो इसकी दोस्तों ऊंचाई है। गोगुंदा है, ये दोस्तों उदयपुर में है और 840 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4321। 4321 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं और कूट भाषा में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियां फैली हुई है उसको दोस्तों गिरवा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, गग्गर का मैदान चूरू जिले में है स्थित है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। गग्गर का मैदान तो दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। ये चूरू जिले का दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 कथन है वो क्या है, सत्य है। 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। बताइए कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलपुर, राजसमंद, जालोर। धौलपुर, राजसमंद, जालोर, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये अवरोही क्रम है मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वाक्कल तथा सेई धारा से मिलने से जो नदी बनती है वो नदी कौन सी है। वाक्कल तथा सेई धारा से मिलने से जो नदी बनती है वो नदी कौन सी है, तो वो है साबरमती नदी। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साबरमती नदी है, ये उदयपुर के पादरला वेकरिया गांव से निकलकर गुजरात में दोस्तों ये प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है। श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है जयसमंद झील से संबंधित है ये श्यामपुरा और भाट नहरें। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बबूल, खैर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में ये पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष हैं वो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए।
दोस्तों एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य या उद्यान दे रखा है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में है। यहाँ पर देखिए कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों ये राजसमंद में है। दोस्तों कहाँ पर है, राजसमंद में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये भरतपुर में है। मरूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दोस्तों जैसलमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये अलवर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4321। कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4321। देखिए पहला नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेंगती हुई मृत्यु क्या क्या है। रेंगती हुई मृत्यु किसको कहते हैं, तो दोस्तों यह है मृदा उर्वरता का ह्रास होना, दोस्तों रेंगती हुई मृत्यु कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजकिरण और आरडी 57 किस फसल की उन्नत किस्म है। राजकिरण और आरडी किस्म, आरडी 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं, तो दोस्तों ये किस्में हैं जौकी। ये दोनों के दोनों है, ये दोस्तों जौकी किस्में हैं। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है वो है दोस्तों श्री गंगानगर, जिसमें 10% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा हुई है दोस्तों दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर जिले में 32.5%। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, शहरी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस जनजाति में लड़की का जन्म शुभ माना जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इस जनजाति में लड़की का जन्म है वो शुभ माना जाता है। दूसरा देखिए, इस समुदाय में लठमार होली की परंपरा प्रचलित है, अप्रचलित है। तो दोस्तों ये अप्रचलित है वो इसमें गलत हो जाएगा, ये प्रचलित है। और देखिए इस समुदाय में दहेज प्रथा प्रचलित है, तो दोस्तों दहेज प्रथा इसमें प्रचलित नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस समुदाय में भीख मांगना वर्जित है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 ही कथन सही है। दोस्तों देखिए दहेज प्रथा का इसमें प्रचलन नहीं है, लठमार होली की परंपरा का प्रचलन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 4 कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। 1 और 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ये स्थापित हुआ था दोस्तों 1967 में स्थापित हुआ था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1967 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है। बताइए कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है। तो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं दोस्तों पेट्रोलिफेरस बेसिन है। तो देखिए बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है, विंध्यन बेसिन है, ये सभी है वो राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कुट भाषा में उत्तर देना था। 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, चौथे नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। तो ये कौन से जिले में स्थापित की गई है, तो दोस्तों ये फलोदी जिले में स्थापित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर फलोदी। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ है अवस्थित प्रदेश और दूसरी तरफ है ग्रामीण पर्यटन स्थल। यहाँ पर देखिए मेवाड़ में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो वो है दोस्तों हल्दी घाटी और मेनाल। ठीक है, ये मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। हाड़ौती के अंतर्गत दोस्तों रामेश्वर महादेव और सीताबाड़ी, रामेश्वर महादेव और सीताबाड़ी ये इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मारवाड़ के अंदर दोस्तों ओसिया और किराड़ो का मंदिर आता है, और शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों ताल छापर और जीण माता का मंदिर आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 2 1 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के
11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो दोस्तों ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? सही उत्तर हो जाएगा वो है बैराट के लोग। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बैराट। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है वो क्या है, वो बताना है। यहाँ पर देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1191 में हुआ था। हल्दी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध है ये दोस्तों 1576 में हुआ था। ठीक है। दिवेर का युद्ध दोस्तों ये 1582 में हुआ था। और गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों 1544 में हुआ था। अब इसको अपन सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो दोस्तों इसमें आएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मध्यकालीन स्थानीय शासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मध्यकालीन स्थानीय शासन के संदर्भ में असत्य कथन है वो दोस्तों कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का कार्य पंचकुल नामक संस्था करती थी, तो ये अपना गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो पंचकुल नामक संस्था है ये भूमि संबंधी और अन्य झगड़ों का निपटारा है वो किया जाता था इसके द्वारा। ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा का कार्य दोस्तों ये नहीं करती थी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें मंडपिकाओं का मुख्य कार्य कर वसूलना और एवं उसका बंटवारा करना था। दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे ग्रामों में ग्रामिक एवं महत्तर नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही बात है। गांवों के समूह का प्रमुख अधिकारी ग्रामपति कहलाता था, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें अपने को असत्य कथन बताना था कि कौन सा कथन असत्य है, तो अपना पहला नंबर का कथन है वो क्या है, असत्य है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? त्रिमुख बावड़ी का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? सही उत्तर हो जाएगा वो है रानी रामरस दे ने करवाया था दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रानी रामरस दे ने करवाया था। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों देखिए 2010 में जंतर मंतर को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो यहाँ पर इसमें 2010 आ जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये जो फूलडोल मेला है ये राम स्नेही संप्रदाय द्वारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक दोस्तों ये मनाया जाता है, यानी कि चैत्र माह में मनाया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोकनाट्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोकनाट्य शैली के कलाकार हैं? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है तमाशा गे। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तमाशा जयपुर। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में लोक वाद्य यंत्र है और सूची सेकंड में प्रख्यात कलाकार है। देखिए बपंग के प्रख्यात कलाकार कौन है? तो दोस्तों वो है जहूर खां। कौन है? जहूर खां। और नड के प्रख्यात कलाकार है वो है दोस्तों कर्णाभील। कौन है? कर्णाभील। और अलगोजा के हैं दोस्तों रामनाथ चौधरी और खड़ताल के हैं दोस्तों सदीक खां। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित संस्कार कौन सा है? तो वो है दोस्तों जडूला। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर का प्रश्न है,
सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ लोक देवी है, दूसरी तरफ स्थान है। यहाँ पर देखिए ज्वाला माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये जोबनेर जयपुर में है दोस्तों, जोबनेर जयपुर में। अदर देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये माउंट आबू सिरोही में है, तो ये आबू आ जाएगा इसमें। छींच माता का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। और नारायणी माता का मंदिर है वो दोस्तों सरिस्का अलवर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 4 1 3। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये चोमू में है। ये धाराधारगढ़, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चोमू के अंदर है ये। नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की। उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की, तो दोस्तों ये स्थापना है ये बलवंत सिंह मेहता द्वारा 1943 में की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। नौगरी आभूषण दोस्तों हाथ या कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा हाथ, 1 नंबर का ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेवाड़ स्कूल में नाथद्वारा और देवगढ़ शैली आती है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ और नागौर शैलियां आती है, ये भी बिल्कुल सही है। हाड़ौती के अंदर कोटा और बूंदी शैलियां आती है, ये भी बिल्कुल सही है। ढूंढान स्कूल में दोस्तों यहाँ पर चावंड और उदयपुर शैली, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो मेवाड़ की शैलियां हैं, चावंड और उदयपुर शैली। ढूंढान स्कूल का दोस्तों यहाँ पर इसमें गलत दे रखा है। ढूंढान स्कूल के अंतर्गत दोस्तों आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली, उनियारा शैली ये शामिल है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर दोस्तों किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया था, तो वो थे दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 सितंबर 1857 को दोस्तों ये बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। दोस्तों एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ उनके स्थापनाकर्ता दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो त्रिलोक चंद माथुर ने की, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य ने की थी, यहाँ पर पंडित हरिनारायण शर्मा है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। पंडित हरिनारायण शर्मा ने दोस्तों अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये गलत हो जाएगा। बाकी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित दोस्तों बलवंत सिंह मेहता थे, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता ही थे। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पंडित हरिनारायण शर्मा है वो गलत दे रखे हैं। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी की उपबोली है। पूर्वी राजस्थानी की उपबोली कौन सी है, तो दोस्तों वो है चौरासी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये ढूंढानी की उपबोली है दोस्तों। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन निम्न में से किस बोली के संदर्भ में, बताइए किस बोली के संदर्भ में है, तो दोस्तों वो है इसमें बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन निम्न में से किस बोली के संदर्भ में है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें च और छ का उच्चारण स किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस बोली में प्रकाशित साहित्य का प्राय अभाव है, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन है, ये कौन सी बोली के संदर्भ में है, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों है ये वागड़ी, जो वागड़ी बोली है उससे संबंधित है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में रामायण के रचनाकार है। राजस्थानी भाषा में रामायण के रचनाकार कौन है, तो वो है दोस्तों मेहोजी। कौन है, मेहोजी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेहोजी। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ साहित्यकार है, दूसरी तरफ रचना है, सुमेलित करना है, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रघुराज सिंह हाडा की जो रचना है वो कौन सी है? तो दोस्तों फूल केसुला फूल, ये इनकी रचना है। और शक्तिदान कविया की रचना है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों संस्कृति सौरभ, ये इनकी रचना है। और श्रीमंत कुमार व्यास की रचना है दोस्तों धरती थारी है। और नागराज शर्मा की जो रचना है वो है दोस्तों बिरखा बीननी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी सी ए डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, BCAD। 37 नंबर का प्रश्न है, दशरथ शर्मा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में कथन है ये। देखिए, इनके द्वारा शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है। अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक शोध पर इन्हें आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि प्रदान की गई, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों सत्य हैं, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है विश्वेश्वर नाथ रेड, ये है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स नामक पुस्तक के लेखक। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी लोक साहित्य में पहेलियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थानी लोक साहित्य में पहेलियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन है वो दे रखे हैं, ठीक है, और अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन है वो सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये केवल पद्य रूप में मिलती है तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये पद्य रूप में नहीं, गद्य भी रूप में भी मिलती है, गद्य और पद्य दोनों रूप में मिलती है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। इनके लिए आड़ी हियाली व पाली शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये कथन है वो दोस्तों इसके अंदर सत्य कथन है, ठीक है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य कथन है। सभी पहेलियों में से कुछ पहेलियां प्रश्न रूप में होती है, तो दोस्तों ये कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए सभी जो पहेलियां होती है वो प्रश्न रूप होती है, कुछ नहीं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, 2 नंबर का। तो 2 नंबर का ऑप्शन किसमें है? तो यहाँ पर देखिए केवल 2। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, दलपत विजय द्वारा रचित खुमान रासो काव्य कितने खंडों में विभक्त है? तो कितने खंडों में विभक्त है? तो दोस्तों ये 8 खंडों में विभक्त है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, गोडावण संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? गोडाउन संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया दोस्तों वर्ष 2013 में, 5 जून 2013 को दोस्तों ये प्रारंभ है वो किया गया, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया। 3 नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जल जीवन मिशन ग्रामीण को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो कब प्रदान की गई? तो दोस्तों ये वर्ष 2019 में ये मंजूरी है वो प्रदान की गई थी। आगे देखिए यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये श्री गंगानगर जिले में क्या है अवस्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज है, तो वो कौन है?
क्या नाम है? तो उनका नाम है दोस्तों अवनी लेखरा। अवनी लेखरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में दोस्तों इन्होंने 3 पदक है वो जीते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षा में अग्रणी होने के कारण उपकाशी कहलाता था? निम्न में से कौन सा नगर प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षा में अग्रणी होने के कारण उपकाशी कहलाता था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है डीडवाना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डीडवाना। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ उद्योग है तो दूसरी तरफ स्थान है। एक तरफ उद्योग है तो दूसरी तरफ स्थान है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की जो स्थापना कहाँ पर है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ पर है? तो दोस्तों ये डीडवाना में है, बिल्कुल सही है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है? तो दोस्तों ये धौलपुर में है हाईटेक ग्लास फैक्ट्री। मेवाड़ शुगर मिल्स है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भोपाल सागर में है। और जेकेल सीमेंट वर्क्स दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये निम्बाहेड़ा में है। तो ये सारे के सारे दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विधान परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विधान परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो अपने को बताना है। देखिए अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन एवं उत्साधन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी के सभी हैं वो विधान परिषद के संदर्भ में सही है। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त का चयन या लोकायुक्त की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? लोकायुक्त की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों इसमें विधानसभा अध्यक्ष है वो शामिल नहीं होता, मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िए। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िए और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें दोस्तों सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। कौन? मुख्य सचिव, बिल्कुल सही बात है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल का सलाहकार नहीं होता, ये मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है सिर्फ। तो यहाँ पर 1 और 2 कथन है वो क्या है? सत्य है। 1 और 2 सही है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 1 तथा 2 सही है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पालना योजना के संदर्भ में सही है। पालना योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो दोस्तों देखिए यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, इनमें से कौन सी विधि नवाचारी शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी विधि नवाचारी शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाल केंद्रित शिक्षण विधि ये आती है, केस स्टडी विधि ये भी आती है, शिक्षक केंद्रित विधि ये भी आती है, प्रोजेक्ट विधि है ये नहीं आती। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को अपने नव प्रवर्तन विचार को मूर्त रूप देकर कहाँ प्रदर्शित करने हेतु 10,000 की राशि दे है?
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को अपने नव प्रवर्तन विचार को मूर्त रूप देकर कहाँ प्रदर्शित करने हेतु 10,000 रुपए की राशि दे है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों वो है जिला स्तरीय प्रदर्शनी में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिला स्तरीय प्रदर्शनी में। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है, तो दोस्तों वो है अभिभावक या माता पिता करते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो दोस्तों अधिगम है वो प्रयोगात्मक होना चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर प्रयोगात्मक। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों। देखिए भाग 14 के अंदर मैं आपको बताऊं, इसमें प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, ठीक है, ये होगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें यानी कि प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण। तो यहाँ पर इसमें ये होता है भाग 14 के अंदर। और भाग 21 के अंदर है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। इसके भाग 28 है शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह है वर्णित है। तो दोस्तों कितने वर्णित है, तो दोस्तों 45 शिक्षण घंटे। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों के संबंध में सही है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट नियमों के संबंध में सही है। तो एक ही सही है और वो है दोस्तों यह राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में 11 के नाम से वर्णित है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है, राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है, तो वो कौन सी है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है RSCERT, ठीक है, सीरट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान के किन 2 स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो दोस्तों एक तो खीचन को और एक मेनार को, इन दोनों को दोस्तों रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। पहले 2 थे, 2 और नए जोड़ दिए, अब कितने हो गए 94 हो गए। और भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या है वो दोस्तों 91 हो गई है और राजस्थान में 4 हो गई है, ठीक है। आगे देखिए
हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल मराठा सैन्य परिदृश्य भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 44वां। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित नवीन राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। नवीन राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के संदर्भ में दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए यह खेल नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2000 का स्थान लेगी। तो दोस्तों 2000 का स्थान लेगी, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 2000 का नहीं, 2001 का दोस्तों ये स्थान लेगी। ठीक है, तो ये कथन है वो दोस्तों पहला गलत हो जाएगा। यह नीति 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल और केवल दूसरा कथन है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नक्शा परियोजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा कितने नगरीय निकायों का चयन किया गया है? तो कितने नगरीय निकायों का चयन किया गया है? तो इसमें 10 नगर निकायों का चयन किया गया है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना का नोडल विभाग कौन सा है? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो वो है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करना है फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किसे गंधर्व वेद या संगीत वेद के नाम से जाना जाता है? किसे गंधर्व वेद या संगीत वेद के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सामवेद। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है सामवेद। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साम का अर्थ होता है दोस्तों गान। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 68 नंबर का प्रश्न है जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को कहा जाता है। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है मति। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मति कहते हैं उसे। 69 नंबर प्रश्न है मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मौर्य काल में उदक भाग था। मौर्य काल में उदक भाग था, तो दोस्तों ये उदक भाग है ये दोस्तों ये उदक भाग है ये मौर्य काल में वसूल किए जाने वाला कृत्रिम सिंचाई कर था दोस्तों। ये एक सिंचाई कर था। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा अशोक स्तंभ लेख विहीन है? कौन सा अशोक स्तंभ लेख है विहीन है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए कौशाम्बी, रामपुरवा और वैशाली, ये तीनों अभिलेख हैं वो दोस्तों स्तंभ यानी कि लेख विहीन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा लेख विहीन है। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 72 नंबर का प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो कौन थी? तो दोस्तों वो थी रजिया सुल्तान। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रजिया सुल्तान। 73 नंबर का प्रश्न है मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। तो सबसे प्रारंभिक उदाहरण है वो दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है वो माना जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस मुगल कालीन इमारत में पित्रा ड्यूरा शैली का प्रथम बार प्रयोग किया गया?
पित्रा ड्यूरासेली का प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है एतमाद उद्दौला का मकबरा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 75 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ या आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। 76 नंबर का प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा किस रूप में मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा किस रूप में मनाया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष की गई? किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष की गई? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1878। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1878। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंद्र ग्रहण तब होता है जब? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न है, प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो दोस्तों कितने किलोमीटर के बराबर? तो दोस्तों 111 किलोमीटर के बराबर होती है ये। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों वो है कर्क रेखा है, वो गुजरती है भारत से। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों देखिए, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने हैं, तो वो पवने कौन सी है? तो वो है दोस्तों व्यापारिक पवने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यापारिक पवने। 83 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सौरमंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, सेवन मंडल, परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फियर, इन्हें सभी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों बेंगुला धारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेंगुला धारा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे बनती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंद्रमा से। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंद्रमा से। 86 नंबर का प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है, बताइए फिजी द्वीप है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये फिजी है द्वीप है, ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, टेगा वन विशेषता है, तो टेगा वन है वो किसकी विशेषता है? तो ये दोस्तों समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओरका व्हेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओरका व्हेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको किलर व्हेल के नाम से है वो जाना जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किलर व्हेल के नाम से जाना जाता है। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
राजस्थान में सूती वस्त्र के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक है। राजस्थान में सूती वस्त्र के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो कारक हैं दोस्तों, देखिए, नम जलवायु है, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त है सभी। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? तो दोस्तों, पहली हस्तशिल्प नीति है, ये कब जारी की गई? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 2022 में पहली हस्तशिल्प नीति है वो जारी की गई थी 17 सितंबर को। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया है। बताइए, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो दोस्तों ये जोधपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में दोस्तों लोहा इस्पात केंद्र है और सूची सेकंड में देश है। यहाँ पर देखिए, हैमिल्टन लोहा इस्पात केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में। और बर्मिंघम लोहा इस्पात केंद्र है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम में है। और एसन कहाँ पर है? तो दोस्तों एसन जर्मनी में है। और दोस्तों असान लोहा इस्पात केंद्र है वो दोस्तों चीन में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी ए कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, BCDA। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ शहर, प्रदेश और नगर दे रखा है, दूसरी तरफ उद्योग दे रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैनचेस्टर, देखिए सिर्फ एक ही सुमेलित है दोस्तों इसमें, ठीक है दोस्तों। मैनचेस्टर ऊनी वस्त्र के लिए नहीं दोस्तों, मैनचेस्टर है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपना ये गलत हो जाएगा। बर्मिंघम है ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। लिवरपूल यहाँ पे सूती वस्त्र दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। लिवरपूल है ये जलपोत निर्माण के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और डर्बीशायर है ये दोस्तों ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे जलपोत है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, किसानों द्वारा परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करना कहलाता है। किसानों द्वारा परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है सहकारी कृषि कहलाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सहकारी कृषि। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है एकीकृत न्यायपालिका। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एकीकृत न्यायपालिका। 97 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अधिनियमित किया गया दोस्तों 1950 को। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1950 को। 98 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत काम करने का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत काम करने का अधिकार प्रदान करता है? तो वो करता है दोस्तों अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। इसमें देखिए, शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है जिसका उल्लेख संसदीय नियम पुस्तिका में किया गया है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है दोस्तों। इसकी प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो दोस्तों नहीं किया गया है संसदीय नियम पुस्तिका में, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्नकाल और कार्यसूची के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल और कार्यसूची के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, तो दोस्तों ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये गलत हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है वो सत्य है। तो कौन सा कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। कूट भाषा में देखिए उत्तर देना है मित्रों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 142। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों अनुच्छेद 142 से संबंधित है, सही है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संसद की प्रवर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। संसद की जो प्रवर समिति है, ठीक है, उसके संदर्भ में दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, यानी कि सत्य है। और दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं। देखिए प्रवर समितियों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाएं और नियम संसद के प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं। बिल्कुल सही है। प्रवर समिति का गठन है विधेयक के प्रभारी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के माध्यम से किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। यह समिति कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 के कोरम के साथ संचालित होती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 इसमें सही है। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्थानों का आरक्षण, एक तरफ प्रावधान है दूसरी तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ प्रावधान है दूसरी तरफ है अनुच्छेद है। तो दोस्तों इसमें देखिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 ग में है, बिल्कुल सही है। पंचायतों की अवधि 243 ठीक है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 का है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको बताऊं, पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 ट में किया गया है, और इंग्लिश में दोस्तों के बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्या है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है वो 243 ज में किया गया है, बिल्कुल सही है। तो इसमें एक ही गलत है, वो है 3 नंबर का। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद, बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 243 ज के तहत। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में महिला सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कब रही। बताइए लोकसभा में महिला सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है वो दोस्तों कब रही। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है वर्ष 2019 के चुनाव में दोस्तों सर्वाधिक संख्या है वो रही, ठीक है। और दोस्तों देखिए 78 महिला सांसद है वो निर्वाचित हुई थी 17वीं लोकसभा चुनाव में 2019 के अंतर्गत। और दोस्तों 2024 में 74 महिला है वो सांसद है वो निर्वाचित हुई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन से भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। तो दोस्तों वो है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द्रौपदी मुर्मू। 107 नंबर का प्रश्न है,
वर्तमान राजस्थान मंत्री परिषद में कुल कितनी महिला मंत्री है? तो कुल कितनी महिला मंत्री है? तो दोस्तों वो है 2 महिला मंत्री है। एक दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है और एक है डॉक्टर मंजू बागमार जो राज्य मंत्री है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है समवर्ती सूची में। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? बताइए कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता समिति है। ये भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित समिति है, वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, पुंछी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पुंछी आयोग के संदर्भ में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए पुंछी आयोग का जो गठन है वो अप्रैल 2007 में की गई थी। ठीक है, 2005 इसमें गलत हो जाएगा, 2007 आना चाहिए था। ठीक है, पहला कथन गलत। दूसरा देखिए इसने राज्यपाल का चयन करने के लिए एक समिति की सिफारिश की जिसमें केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, गलत है। तो न तो यहाँ पे पहला सही है और न ही दूसरा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एनटीपीसी है, SAIL है और BHEL है, लेकिन टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। टिस्को बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को। ठीक है, तो यह निजी क्षेत्र की है दोस्तों ये कंपनी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 112 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो वह है दोस्तों सूचनाओं, सेवाओं और माल का आदान प्रदान करना, ये वैश्वीकरण का मुख्य आधार है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम व क्रमशः कितने रुपए उपभोग व्यय आवश्यक है? सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम क्रमशः कितने रुपए उपभोग व्यय आवश्यक है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 26 रुपए दोस्तों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र 32 रुपए। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। तो दोस्तों ये शुरू की गई दोस्तों वर्ष 1957 में शुरू की गई। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? बताइए किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वो है पीएलआर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पीएलआर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 116 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत किस राज्य में सर्वप्रथम हुई थी? भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत किस राज्य में सर्वप्रथम हुई थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तमिलनाडु में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। 117 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार उपभोक्ता के पास कुल कितने प्रमुख अधिकार होते हैं? तो उपभोक्ता के पास कुल कितने प्रमुख अधिकार होते हैं? तो दोस्तों उपभोक्ता के पास 7 प्रमुख अधिकार होते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार कितनी राशि तक का मामला
दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। बताइए, तो दोस्तों 5 लाख रुपए तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क है वो नहीं लगता। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, FSSAI की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो दोस्तों बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 120 नंबर का प्रश्न है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है तो वो दोस्तों कितना है? तो वो है दोस्तों बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास। ठीक है, बाजार मूल्य पर बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हस्तांतरण भुगतान, तो ये इसमें दोस्तों सही है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की HDI रैंकिंग क्या रही? भारत की HDI रैंकिंग है वो क्या रही? तो वो रही दोस्तों 130 है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 130। 122 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा मानव सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है सामाजिक असमानता। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सामाजिक असमानता। 123 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में किसानों के लिए कृषि विपणन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में किसानों के लिए कृषि विपणन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में है। 124 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ENAM पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ई नाम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कृषि उपज को ऑनलाइन व्यापार, कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मोटा अनाज जो के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निम्न में से किस जिले में क्रियान्वित किया नहीं किया जा रहा है? राजस्थान में मोटा अनाज जो के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निम्न में से किस जिले में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है दोस्तों, तो ये कोटा में नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर इसमें ये 7 जिलों में किया जा रहा है, अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, गंगानगर और सीकर में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कोटा। अब अपन दोस्तों भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 136 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि में समस्या को लेकर कार्य संपन्न होता है? बताइए किस विधि में समस्या को लेकर कार्य संपन्न होता है? तो वो है दोस्तों समस्या समाधान विधि। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपागम का उपयोग छात्रों को विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। तो कौन सा उपागम है? कौन सा उपागम है जो दोस्तों, यानी कि कौन सा उपागम का उपयोग छात्रों को विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है? तो वो है दोस्तों इसमें स्रोत आधारित उपागम। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 128 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में समग्र उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है विभिन्न स्कूलों को एकीकृत रूप से सिखाना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न है, अधिगम की क्षमता के कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की क्षमता के कारकों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए सीखने वाला स्वयं शामिल है, अधिगम सामग्री शामिल है, अधिगम विधियां शामिल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, 4 नंबर ऑप्शन सही। 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब एक शिक्षक अधिकारियों द्वारा शासित किया जाता है, जब एक शिक्षक अधिकारियों द्वारा शासित किया जाता है या अन्य कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है तो इनकी दक्षता निम्न में से कैसे हो जाती है? तो बताइए इनकी दक्षता निम्न में से कैसी हो जाती है?
तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, कैसी हो जाती है, तो दोस्तों वो हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, दक्षता कम हो जाती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 131 नंबर का प्रश्न, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री सहायक सामग्री का गुण नहीं है। निम्न में से दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का गुण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है तो दोस्तों देखिए, इसके निर्माण में समय व धन खर्च होता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 132 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है, कौन सी, तो वो है दोस्तों वैविध्यपूर्ण। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वैविध्यपूर्ण। 133 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए करके सीखना पर आधारित है, करके सीखना पर आधारित है, तो दोस्तों ये आधारित है प्रायोजना विधि पर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सामग्री को वन्य जीव पर पाठ पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सामग्री को वन्य जीव पर पाठ पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो वो माना जाता है दोस्तों कौन सा, तो वो है मॉडल को। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही, मॉडल। 135 नंबर का प्रश्न है, यदि छात्र इतिहास की तिथियां याद नहीं रख पाते तो उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक क्या करेगा, तो शिक्षक क्या करेगा, तो दोस्तों वो है उन्हें पुनः कहानी और टाइम टेबल के रूप में तिथियां सिखाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 136 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो व्यक्तिगत समानताएं नहीं है, बाकी मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण और अधिगम तीनों है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 137 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये विकास के कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, तो किसने किया था, वो किया था दोस्तों मेंडल ने। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें फ्रायड। तो यहाँ पर इसमें फ्रायड नहीं है दोस्तों, सिगमंड फ्रायड नहीं है, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है, बाकी तीनों है। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 140 नंबर का प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो दोस्तों बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि दोस्तों 12 बटे 10 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 120। भाई बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, 120, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 120। 141 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है, अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है वो है आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, तो दोस्तों कॉलर ने किया। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कॉलर ने किया। 143 नंबर का प्रश्न है, विशिष्ट बालक का अर्थ है, विशिष्ट बालक का अर्थ है तो वो है दोस्तों प्रतिभाशाली बालक है, समस्यात्मक बालक है, और धीमी गति से सीखने वाले बालक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा दोस्तों नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है, कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति होना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 146 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है,
निजता का क्या अर्थ है? तो वो है अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रैम से तात्पर्य है, रैम से तात्पर्य है, तो दोस्तों रैम से तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों वो है इसमें पॉली कंप्यूटर। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर पॉली कंप्यूटर। 149 नंबर प्रश्न है, एमएचआरडी के द्वारा इनमें से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है साक्षात। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साक्षात। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। तो दोस्तों ये संशोधित किया गया 2008 में संशोधित किया गया था। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।